हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मज़े में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चलें। दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे भारत में यूरोपियों का आगमन, और इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। किस प्रकार से, जैसे हमने बात की कि किस प्रकार से जो है बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया साम्राज्य की स्थापना हुई। फिर थोड़ा सा हमने, क्योंकि बीच में फ्रांसीसी ज़रूरी था, इसलिए हमने वो अध्याय किया। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मैसूर में, कहाँ पर, मैसूर में किस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई। वस्तुतः यहाँ पर विशेष जो आपके पाठ्यक्रम में है वो है आंग्ल मैसूर युद्ध, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हम लोग सामान्य जानकारी मैसूर के बारे में करेंगे और फिर उसके बाद में आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुए उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, मैसूर में ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य। चलिए बात करते हैं मैसूर में ब्रिटिश साम्राज्य की। देखिए, यदि हम बात करें मैसूर में ब्रिटिश साम्राज्य की, तो हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी थी। एक तो पढ़ा था, आप लोगों को याद होना चाहिए, मध्यकालीन भारत के दौरान विजयनगर साम्राज्य। एक पढ़ा था हमने बहमनी साम्राज्य। तो थोड़ा सा हम लोग बात करें मैसूर की, तो मैसूर सबसे पहले जो था वो विजयनगर राज्य के अधीन हुआ करता था। मैसूर किसके अधीन था? तो विजयनगर के अधीन था। कौन? मैसूर। प्रारंभिक समय में 1612 ईस्वी में, 1612 ईस्वी में विजयनगर के राजा वेंकट द्वितीय ने, किसने? वेंकट द्वितीय ने वाडियार को, राजा वाडियार थे, इन वाडियार को मैसूर के राजा की उपाधि दी थी। तो पहली चीज ध्यान रखना कि विजयनगर, माफ करना, मैसूर विजयनगर के अधीन था। विजयनगर साम्राज्य के अधीन था, साम्राज्य के अधीन था। ठीक है, पहली चीज। तो एक तरीके से मैसूर अपने स्वतंत्र अस्तित्व की तरफ कब बढ़ा? 1612 ईस्वी में। विजयनगर के राजा थे जिनका नाम था वेंकट द्वितीय। 1612 ईस्वी में, 1612 ईस्वी में विजयनगर के राजा, विजयनगर के राजा, क्या नाम था? वेंकट द्वितीय, वेंकट द्वितीय। ठीक है, वेंकट द्वितीय विजयनगर के राजा थे जिनका नाम क्या? वेंकट द्वितीय। ठीक है, इस वेंकट द्वितीय ने, किसने? वेंकट द्वितीय ने मैसूर के थे कौन? वाडियार। कौन थे? वाडियार। इस वाडियार को जो है राजा की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि मैसूर के, क्या चीज? मैसूर के वाडियार को राजा की उपाधि, कौन सी? राजा की उपाधि प्रदान की। ठीक है, तो एक तरीके से थोड़ा सा स्वतंत्र अस्तित्व वाली बात आ गई है। किसके समय? वेंकट द्वितीय के समय, क्योंकि उसने मैसूर के जो वाडियार थे, है ना, ठीक है, ये भी वस्तुतः वहाँ राजा ही थे, तो इनको राजा की उपाधि दे दी पहले, क्योंकि विजयनगर के अधीन हुआ करता था। तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि मैसूर राज्य की जो स्थापना हुई, मैसूर राज्य की जो स्थापना हुई वो कहीं ना कहीं विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर हुई थी। ठीक है,
तो वाडियार वंश को राजा की उपाधि मिल गई है, एक तरीके से वहां के जो लोग होंगे अब वो शासन करेंगे। वाडियार वंश के अंतिम शासक थे जिनका नाम था चिक्का कृष्ण राजा द्वितीय। क्या नाम था? चिक्का कृष्ण राजा द्वितीय। इन्हीं के शासनकाल में ध्यान दीजिएगा, एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखें। तो देखिएगा, वापस सुनिएगा, मैं बात कर रहा हूँ मैसूर राज्य की। मैसूर जो था वो प्रारंभिक समय में विजयनगर राज्य साम्राज्य क्या हुआ करता था? अधीन हुआ करता। 1612 ईस्वी में विजयनगर के राजा वेंकट द्वितीय ने मैसूर के वेडियार वंश के राजा, ठीक है, उनको राजा की उपाधि प्रदान कर दी। वाडियार वंश के अंतिम जो शासक थे उनका नाम मिलता है चिक्का कृष्ण राजा द्वितीय। चिक्का कृष्ण राजा द्वितीय। आगे बात समझ क्लियर है। इसी के शासनकाल में वास्तविक सत्ता मैसूर राज्य की, ध्यान रखना, राज्य की वास्तविक सत्ता जो थी वो देवराज और नंदराज नामक दो व्यक्ति थे, इनके हाथों में थी। ठीक है, मैसूर के ऊपर लगातार जो है मराठों का आक्रमण होता रहा था। ठीक है, आगे बात समझिए। जबकि निजाम जो है वो मैसूर को अपने अधिकार में मानता था। निजाम बोले तो निजाम कौन? हैदराबाद के जो शासक थे वो अपने आप को क्या है, ध्यान दीजिएगा, वो अपने आप को क्या है कि निजाम बोलते थे, हैदराबाद के शासक, ठीक है, अपने आप को। और दूसरा क्या चीज, निजाम ये मानता था कि मैसूर जो है वो उनके अधिकार में। इसी दौरान देखिएगा 1719 ईस्वी में, कब? 1719 ईस्वी में दिल्ली का समझौता हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये थोड़ा सा तथ्य ध्यान रखना। देखिए फिर कह रहा हूं, हमें विशेष रूप से तो आंग्ल मैसूर युद्धों की बात करनी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी प्रारंभिक हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। 1719 ईस्वी में, कब? 1719 ईस्वी में दिल्ली समझौता हुआ। और इसी दिल्ली समझौते के तहत मुगल सम्राट ने, किसने? मुगल सम्राट, इस समय फारूकसियर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि मुगल सम्राट ने मैसूर का जो चौथ वसूली का जो अधिकार था वो किसको दे दिया गया? मराठाओं को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? मराठाओं को दे दिया गया। ठीक है, तो देखिएगा कि मैसूर पर दो चीजें, मैसूर पर मराठों का आक्रमण होता था, ठीक है। वहीं क्या चीज, वहीं हैदराबाद का निजाम, मैसूर को अपने अधीन मानता था। मैसूर को अपने अधीन मानता था। ठीक है, अब जो आपका हो सकता है प्रश्न बन जाए, वो प्रश्न बन सकता है दिल्ली समझौते से। हम लोग बात कर रहे हैं कौन सा? दिल्ली समझौता। तो देखिए, दिल्ली समझौता, ध्यान देना, दिल्ली समझौता हुआ कब है? 1719 में। कब हुआ है? 1719 में। ठीक है, 1719 में। ध्यान रखिएगा कि इसके तहत मुगल बादशाह ने, किसने? मुगल बादशाह ने मैसूर से चौथ का मतलब समझते हो ना आप? कर, ठीक है ना। तो मैसूर से चौथ वसूली का अधिकार, मैसूर से चौथ वसूली का अधिकार
चौथ वसूली का अधिकार किसको दे दिया? मराठों को दे दिया, मराठों को दे दिया। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्लियर है? चलिए, देखिए एक छोटी सी और चीज बात लिख देता हूं मैं कि वाडियार वंश के अंतिम शासक, वाडियार वंश के अंतिम शासक, अंतिम शासक, वाडियार वंश के अंतिम शासक। और वाडियार वंश का जो अंतिम शासक था, इस अंतिम शासक का नाम क्या था वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना। चिक्का कृष्ण राजा द्वितीय, चिक्का कृष्ण राजा, कृष्ण राजा द्वितीय। ठीक है, चिक्का कृष्ण राजा द्वितीय। इसके समय जो सत्ता की वास्तविक शक्तियां जो थी, वो वास्तविक शक्तियां दो लोगों के हाथ में थी। एक का नाम था देवराज और एक का नाम था नंजराज। एक का नाम था देवराज और दूसरे का नाम क्या था? नंजराज। के समय सत्ता की वास्तविक शक्तियां, वास्तविक शक्तियां दो लोग, देवराज व नंजराज, देवराज व नंजराज, नंजराज के हाथों में थी, देवराज व नंजराज के हाथों में थी। ठीक है, और इसी नंजराज के समय, इसी नंजराज के समय एक खतरनाक चीज, अब जो वास्तविक जो व्यक्ति है वो अब सामने आएगा। देखो ध्यान देना, इसी नंजराज के समय, इसी नंजराज के समय ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। इसी नंजराज के समय 1749 ईस्वी में हैदर अली का उदय होता है। किसका उदय होता है? हैदर अली का उदय होता है। इस हैदर अली ने इसी नंजराज के समय में एक सैनिक अधिकारी के रूप में जो है अपने जीवन की क्या की थी? शुरुआत की थी। तो हैदर अली आता है यहाँ नंजराज के समय। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि 1749 ईस्वी में, 1749 ईस्वी में नंजराज के समय, किसके समय? नंजराज के समय हैदर अली ने, हैदर अली ने, किसने? हैदर अली ने सैनिक के रूप में, किसके रूप में? सैनिक के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है? देखो वापस सुनना इसको थोड़ा सा। हमने बात कर रहे हैं मैसूर में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, ध्यान देना, मैसूर जो प्रारंभिक समय था में विजयनगर साम्राज्य का अधीन था। विजयनगर के राजा थे जिनका नाम था वेंकट द्वितीय। क्या नाम था? वेंकट द्वितीय। इस वेंकट द्वितीय ने मैसूर के वाडियार वंश को राजा की उपाधि प्रदान कर दी थी। ठीक है, मैसूर पर लगातार मराठों का आक्रमण होता था और वहीं हैदराबाद का जो निजाम है, कौन? हैदराबाद का निजाम जो है वो मैसूर को अपने अधीन मानता था। यहीं पर बात करते हैं हम दिल्ली समझौते की। दिल्ली समझौता हुआ 1719 में। कब हुआ? 1719 में। और 1719 में जो है ध्यान दीजिएगा कि इसी समझौते के तहत मुगल बादशाह ने मैसूर से चौथ वसूली का अधिकार, चौथ वसूली का अधिकार जो है वो दे दिया किसको? मराठों को। किसको सौंप दिया? मराठों को।
हमने क्या बात की कि वाडियार वंश के अंतिम शासक थे जिनका नाम था चिक्का कृष्ण द्वितीय। ठीक है, इसके समय सत्ता की जो वास्तविक शक्तियां थी वो दो लोगों के हाथ में थी। ये दो लोग कौन थे? एक का नाम था देवराज, दूसरे का नाम था नंजराज। इसी नंजराज के अधीन 1749 ईस्वी में हैदर अली ने एक सामान्य सैनिक के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया था। ये बात आप लोगों को विशेष रूप से बात हो जानी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, देखो अब विशेष जो बात करेंगे, अब हम करेंगे थोड़ी सी किसकी? हैदर अली की। किसकी बात करते हैं? हैदर अली की। हैदर अली किसकी बात करते हैं? हैदर अली की। देखिए हैदर अली की यदि हम बात करें तो हैदर अली का जन्म 1722 में बूंदीकोट बोले तो कहां पर? कर्नाटक। बूंदीकोट में हुआ था। इसके पिता का नाम था फतेह मोहम्मद। क्या नाम था? पिता का नाम फतेह मोहम्मद। और ये फतेह मोहम्मद जो थे ये वस्तुतः मैसूर राज्य में क्या हुआ करते थे? सेनापति हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? सेनापति हुआ करते थे। हैदर अली के दादा बहलोल लोदी। कौन? बहलोल लोदी। ध्यान से सुनना इसको। हैदर अली के दादा थे जिनका नाम क्या? बहलोल लोदी। ये बहलोल लोदी पंजाब से आकर के गुलबर्गा बोले तो कहाँ? कर्नाटक में बस गए थे। ठीक है, और वहीं से जो है इनका पूरा का पूरा परिवार एक तरीके से कर्नाटक में आ गया है। ठीक है, 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल बोले तो क्या? डिंडीगुल जो था वस्तुतः तमिलनाडु का एक नगर था। इस तमिलनाडु के नगर का वो क्या बना था? फौजदार बना था। क्या बना था? फौजदार। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। इसी वर्ष मतलब कब? 1755 में ही हैदर अली ने डिंडीगुल में ही तोप और गोला बारूद बनाने का कारखाना फ्रांसीसियों की मदद से इसने क्या किया था? स्थापित किया। धीरे धीरे जो है हैदर अली ने, वस्तुतः हम बात करें तो हैदर अली देखो जो है अनपढ़ आदमी था, निसाक्षर जिसको बोलते हैं, है ना, वो अनपढ़ व्यक्ति था। ठीक है ना, आगे बात समझे। और धीरे धीरे अनपढ़ होते हुए भी इसने अपनी शक्ति का क्या किया था? उदय किया था। क्या किया था? शक्ति का उदय किया था। देखो बात करते हैं हैदर अली के जन्म की, तो ध्यान दीजिएगा कि जन्म कहां पर हुआ? जन्म हुआ 1722 में। 1722 में कहां? तो बूंदीकोट। कहां पर? बूंदीकोट। और बूंदीकोट कहां पर है? कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में। ठीक है, पिताजी की बात करें तो पिताजी का जो नाम था वो ध्यान रखिएगा। पिता जो वस्तुतः मैसूर राज्य में सेनापति हुआ करते थे, नाम था फतेह मोहम्मद। फतेह मोहम्मद। ठीक है, और पिता जो थे वो कहां के? मैसूर के सेनापति थे। मैसूर के सेनापति थे। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। बात करें किसकी? दादा की, तो दादा का नाम क्या था? ध्यान देना, दादा का नाम लोदी। ध्यान रखना, बहलोल लोदी। ठीक है, और इस बहलोल लोदी जो था ये वस्तुतः पंजाब से आकर के गुलबर्गा में बसा। पंजाब से आया, पंजाब से आकर गुलबर्गा, और गुलबर्गा भी कहां पर? कर्नाटक। ठीक है, ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। तो यहीं से अब देखो
ध्यान देना कि 1749 में नजराज के समय, किसके समय, नजराज के समय हैदर अली सामान्य सैनिक के रूप में अपना क्या करता है, जीवन प्रारंभ करता है। आ गई बात समझ, क्लियर है। 1755 ईस्वी में, कब, 1755 ईस्वी में हैदर अली जो है डिंडीगुल तमिलनाडु में, है ना, वहां का क्या बना था, फौजदार। 1755 ईस्वी में, 1755 ईस्वी में हैदर अली डिंडीगुल, डिंडीगुल, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है, का फौजदार बना, फौजदार बना, ठीक है। आगे बात समझ क्लियर है। तो डिंडीगुल का क्या बन गया है, फौजदार बन गया है। कौन बना, हैदर अली, ठीक है। और 1755 में ही, ठीक है ना, यहीं पर इसी समय 1755 ईस्वी में ही यहीं पर डिंडीगुल में ही, क्या, कहां पर, डिंडीगुल में ही इसने फ्रांसीसियों की मदद से तोप और गोला बनाने का कारखाना स्थापित किया। डिंडीगुल में ही, यहीं पर इसने, यहीं पर हैदर ने फ्रांसीसियों की सहायता से, फ्रांसीसियों की सहायता से तोप वे गोला, तोप वे गोला बनाने का कारखाना स्थापित किया, कारखाना स्थापित किया, ठीक है। अगली बात, अब देखो ध्यान से सुनना, अब मेन कहानी स्टार्ट हो रही है। मैंने कहा कि बेचारा हैदर अली जो था वो अनपढ़ था और अपनी इस निरक्षरता को छुपाने के लिए वहीं पर एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था खांडेराव। इस खांडेराव नामक ब्राह्मण को अपना क्या बना लिया था इन्होंने, सहयोग बना लिया। अब इधर मैसूर के ऊपर निरंतर जो है लगातार मराठों का आक्रमण हो रहा था, ठीक है। और मराठा आक्रमण के कारण ही मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम, ठीक है ना, मैसूर की राजधानी क्या थी, श्रीरंगपट्टनम, और इसी श्रीरंगपट्टनम में बहुत ज्यादा भय वाली स्थिति थी। और इसी कारण 1761 ईस्वी में, कब, 1761 ईस्वी में मैसूर के राज सिंहासन पर मराठा ब्राह्मण खांडेराव की मदद से नंजराज को पराजित करके इसने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। जिसका सेनापति, जिसके कार्यकाल में सैनिक के रूप में अपना कार्यकाल स्टार्ट किया, ठीक है ना, उसी को पराजित किया। और पराजित करने के साथ ही साथ जो है मैसूर के ऊपर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। क्या कर लिया है, अधिकार कर लिया। तो धीरे धीरे देखो, एक सैनिक के रूप में आया, फिर फ्रांसीसियों की सहायता से यहाँ पर इसने तोपखाना स्थापित किया है, ठीक है। खांडेराव की सहायता से अपनी निरक्षरता को इसने छुपाने का प्रयास किया, उससे चीजें सीखता था, ठीक है। और यहीं पर लगातार क्योंकि मराठों का आक्रमण हो रहा था और इसी कारण श्रीरंगपट्टनम में बहुत ज्यादा भयभीत वाली स्थिति थी। और हैदर अली ने 1761 में मैसूर के राज सिंहासन पर मराठा ब्राह्मण थे जिनका नाम था खांडेराव। ये वही खांडेराव है जिसकी सहायता से वो अपनी निरक्षरता को छुपाया करता था। इसी की सहायता से नंजराज को पराजित किया और पराजित करने के साथ ही साथ क्या कर लिया, इसने अधिकार कर लिया, किस पर, मैसूर पे। तो देखिएगा 1761 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में अपने सहयोगी मराठा ब्राह्मण खांडेराव की सहायता से, मराठा ब्राह्मण
खांडेराव की सहायता से, खांडेराव की सहायता से नंजराज को पराजित कर, नंजराज को पराजित कर मैसूर की राजधानी, मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार किया, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर स्वयं शासक बन गया, स्वयं शासक बन गया। ठीक है, अब ये स्वयं शासक बन तो गया, लेकिन यहां पर ऐसा थोड़ी है कि भाई मराठे आक्रमण नहीं करेंगे, मराठे तो लगातार फिर भी आक्रमण कर रहे थे। इसी हैदर अली के ऊपर 1764 में, कब 1764 में, ध्यान रखना 1766 में, 1771 में मराठों ने क्या किया था, लगातार आक्रमण किया। 1764 में हैदर को, किसको, हैदर को मराठों ने हली बली के युद्ध में पराजित किया था। ठीक है ना, तो देखिए बात करते हैं मराठा आक्रमण, मराठा आक्रमण, मराठा आक्रमण। मराठाओं ने हैदर पर 1761, उसके बाद 1764, कब 1764, 3 साल बाद में, कितने साल बाद में, 1764। ठीक है, और 1766। ठीक है, वस्तु तो देखो 1761 का तो कोई विशेष महत्व नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्व है वो कब का है, वो ध्यान रखना 1764 का है। कब का है, 1764 का। आ गई बात समझ, क्लियर है। उसके बाद में 1766 में आक्रमण हुआ, कब हुआ, 1766 में हुआ। और उसके बाद 5 साल बाद में, कितने साल बाद में, 5 साल बाद में 1771 में, कब 1771 में भी इन्होंने क्या किया था, आक्रमण किया। तो यहां ध्यान रखना कि 1764 वाला विशेष ध्यान है, जहां हम बात करेंगे हली बली का युद्ध। कौन सा, हली बली का युद्ध। आगे बात समझे, इस हली बली के युद्ध में मराठाओं ने पराजित किया था किसको, हैदर को। आपसे पूछा जा सकता है कि हली बली का युद्ध कब लड़ा गया, तो ध्यान रखना 1764 में। कब लड़ा गया, 1764 में। किसके मध्य, मराठा और हैदर अली के बीच में, किसके, मराठा और हैदर अली के बीच में ये जो है हली बली का युद्ध लड़ा गया। तो 1766, 1766 और 1771 ईस्वी में आक्रमण किए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि 1764 में, 1764 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में मराठाओं ने, किसने, मराठाओं ने हैदर को हली बली के युद्ध में पराजित किया, हली बली के युद्ध में पराजित किया, युद्ध में पराजित किया। हो गई। तो ये आप लोगों के लिए विशेष प्रश्न बन जाता है, कौन सा, हली बली का युद्ध। कौन सा, हली बली का युद्ध किस किस के मध्य, मराठा और
हैदर अली के बीच में। अब देखो, दोहरी मार झेल रहा कौन? हैदर। एक तरफ से वो अंग्रेजों को यहाँ भारत से भगाना चाहता है, फ्रांसीसी उसके मित्र हैं, फ्रांसीसी उसके क्या है? मित्र। देखो, फ्रांसीसी एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था दलातूर। क्या नाम था? दलातूर। ये हैदर अली के अधीन कार्य करता था। ध्यान रखना, ये अच्छा प्रश्न बन सकता है कि फ्रांसीसी कौन सा सेनापति, फ्रांस का कौन सा सेनापति हैदर अली के अधीन कार्य करता था? तो उसका नाम था दलातूर। इस हैदर अली ने कहा, क्या कहा? क्योंकि फ्रांसीसी भी परेशान थे किसी अंग्रेजों से, तो इस हैदर अली ने एक बात कही कि अंग्रेजों को पहले तो हम अर्काट से बाहर निकालेंगे, फिर भारत से। पहले तो अंग्रेजों को हम लोग अर्काट से बाहर निकालेंगे और फिर कहां से निकालेंगे? भारत से। आगे बात समझ क्लियर है? अपने सैनिकों को इसीलिए उसने यूरोपीय जो है पद्धति से, कौन सी पद्धति से? यूरोपीय पद्धति से अपने सैनिकों को उसने क्या करवाया? प्रशिक्षण दिलवाया। किससे? इन्हीं फ्रांसीसियों से। किससे? फ्रांसीसियों से। ध्यान रखना कि यूरोपीय तरीके से अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करवाने वाला प्रथम शासक माना जाता है, प्रथम भारतीय शासक माना जाता है कौन? हैदर अली। कौन माना जाता है? हैदर अली। तो देखिएगा हैदर अली का कथन, हैदर अली का कथन, क्या कथन था तब? कि अंग्रेजों को हम पहले, अंग्रेजों को हम पहले अर्काट से बाहर निकालेंगे, उसके बाद भारत से, उसके बाद भारत से। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि फ्रांसीसी सेनापति, फ्रांसीसी सेनापति, ठीक है, कौन है? फ्रांसीसी सेनापति। और फ्रांसीसी सेनापति का नाम भी आप लोग याद रखना विशेष रूप में, क्या नाम था? दलातूर। दलातूर हैदर के अधीन कार्य करता था, हैदर के अधीन कार्य करता था। ठीक है, इसी की सहायता से हैदर ने अपने सैनिकों को, हैदर ने अपनी सेना को, अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से, कैसे? यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करवाया। ऐसा करने वाला, ऐसा करने वाला हैदर प्रथम भारतीय शासक था, प्रथम भारतीय शासक था। ठीक है, प्रथम भारतीय शासक था कौन? हैदर अली, जिसने यूरोपीय तरीके से अपनी सेना को क्या करवाया था? प्रशिक्षित करवाया था। किसके माध्यम से? दलातूर। और दलातूर जो था वो वस्तुतः फ्रांसीसी सैनिक था। कौन था? फ्रांसीसी सैनिक था। अगली बात समझ क्लियर है? तो अब अंग्रेजों की खैर नहीं है, अंग्रेजों की अब खैर नहीं है। इसी कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं अब जो आपका विशेष, देखो ध्यान देना, अब जो आपका विशेष पाठ्यक्रम में जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध से। कहाँ से? क्योंकि ये थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को बताना अनिवार्य था, नहीं तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आती नहीं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि अब जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध की। आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल
मैसूर युद्ध। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? आंग्ल मैसूर युद्ध की। और इसी में हम लोग चर्चा कर रहे हैं नंबर 1 पे प्रथम युद्ध। प्रथम युद्ध मैसूर और अंग्रेजों के मध्य प्रथम जो युद्ध हुआ वो चला 2 साल। कितने साल? 2 साल। 1767 से लेकर के 1769 ईस्वी तक। 1767 से लेकर के 1769 ईस्वी तक, 69 ईस्वी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। कौन सा युद्ध लड़ा गया? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। अब सुनो बात, कहानी। ये जो युद्ध था वो वस्तुतः अंग्रेजों की विस्तारवादी नीतियों के कारण हुआ था। कारण क्या था? अंग्रेजों की विस्तारवादी नीतियां। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीतियां। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है? तो विशेष बात क्या? देखो, हम लोगों ने जब बंगाल की बात की थी तो बंगाल में उन्होंने 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा। कौन सा? प्लासी का युद्ध लड़ा। उसके बाद में हमने बात की प्लासी के युद्ध के समय। अब देखो एक चीज, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में हो सकता है कि ये जो मैंने लाइन लिखी ये आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, क्योंकि हमने मीर कासिम की भी बात करी थी। किसकी बात करी थी? मीर कासिम की। मीर कासिम ने भी अपने सैनिकों को जो है प्रशिक्षित करवाया था, लेकिन वो बाद में करवाया था। सबसे पहले किसने करवाया था? हैदर अली ने। क्योंकि 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद में सिराज का शासन समाप्त हुआ, मीर जाफर आया। मीर जाफर के बाद में मीर कासिम आया। कासिम के बाद फिर जो है जाफर आया, और फिर बाद में आपको पता है कि बक्सर का युद्ध लड़ा गया 1764 में। आगे बात समझ क्लियर है? उससे पहले ही जो है ये जो है हैदर अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से क्या करवा चुका था? प्रशिक्षित करवा चुका था। और उधर 1757 में प्लासी का युद्ध, और प्लासी का युद्ध और उसके बाद में बक्सर का युद्ध, दोनों युद्धों में विजय प्राप्त कर ली थी। किसने? अंग्रेजों ने। और इसी विजय के बाद में अंग्रेज बहुत ज्यादा उत्साहित थे। उन्होंने अपनी साम्राज्यवादी नीति, इसने अपनी साम्राज्यवादी नीति में और ज्यादा जो है चीजें करना प्रारंभ कर दी। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है? तो वस्तुतः प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है वो कारण माना जाता है अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति। दूसरा, हैदर अली और फ्रांसीसियों की क्या थी? मित्रता थी। तीसरा, कर्नाटक का जो नवाब था ये अंग्रेजों का मित्र हुआ करता था। कर्नाटक का नवाब जो था वो किसका? अंग्रेजों का मित्र था। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्नाटक के नवाब और हैदर अली के मध्य क्या थी? शत्रुता थी। अब चूंकि हैदर अली जो है वो अंग्रेजों को सबक सिखाना चाहता है, इसी कारण से 1767 ईस्वी में हैदर अली ने अंग्रेजों के एक जहाज को नष्ट कर दिया था। देखिए बात करते हैं कारण की। कारण क्या है? नंबर 1, पहली चीज अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति है। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्यवादी नीति पहली चीज। और इसलिए अंग्रेजों को सबक सिखाना चाहता है कौन? हैदर अली। दूसरी बात करें नंबर 2, तो हैदर अली व फ्रांसीसियों की मित्रता। हैदर अली व फ्रांसीसियों की मित्रता दूसरा कारण था। तीसरा कारण की यदि हम बात करें तो कर्नाटक के नवाब के साथ, कर्नाटक के नवाब के साथ हैदर की शत्रुता, हैदर की शत्रुता। ठीक है, और ध्यान रखना कि नवाब जो था ये नवाब अंग्रेजों का मित्र था। नवाब जो था वो अंग्रेजों का क्या था? मित्र था। अंग्रेजों का क्या था? मित्र था। और इसी समय ध्यान रखना कि 1767 ईस्वी में हैदर अली ने अंग्रेजों के एक जहाजी बेड़े को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। नंबर 4,
हैदर ने 1767 ईस्वी में अंग्रेजों के एक जहाजी बेड़े को, अंग्रेजों के एक जहाज को नष्ट कर दिया। एक जहाज को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। तो ये तात्कालिक कारण थे। ठीक है, आगे बात समझ गए? अब मजा आने वाला आप लोगों को। ये तात्कालिक कारण थे। ठीक है, कौन से युद्ध के? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना। अंग्रेजों को ये बात समझ में नहीं आई यार। अंग्रेजों ने कहा कि अरे हैदर अली की इतनी हिम्मत कि हमारे जहाजी बेड़े को इसने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने मराठों और निजाम को साथ लेकर के हैदर के विरुद्ध त्रिगुट का निर्माण किया। ध्यान रखना, त्रिगुट का निर्माण। किसका निर्माण? त्रिगुट का निर्माण। किसने किया? किसने किया? तो ध्यान रखना, अंग्रेजों ने किया। किसने किया? अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने। कौन कौन शामिल थे इसमें? कौन कौन शामिल? तो पहली चीज अंग्रेज स्वयं थे, और दूसरा निजाम, और तीसरा वह मराठा। ठीक है, क्योंकि मराठे भी खार खा के बैठे हुए किससे? हैदर से। तो इन तीनों लोगों ने मिलकर के हैदर के खिलाफ एक त्रिगुट का निर्माण किया। ठीक है ना? अब देखो ध्यान से सुनना। अब यहीं से हैदर ने अपनी कूटनीतिक चाल प्रारंभ करी। क्या है कूटनीतिक चाल प्रारंभ की? ध्यान रखना कि हैदर ने इस त्रिगुट को तोड़ने के लिए निजाम को जो है पूरा का पूरा एक प्रदेश दे दिया, और मराठों को 18 लाख रुपए नगद, 18 लाख रुपए नगद। कुल डील हुई 35 लाख में। कितने लाख में? 35 लाख में डील हुई, और इस डील में से 18 लाख रुपए नगद दे दिए, और बाकी जो शेष राशि थी, मतलब कितने? 17 लाख, इसके बदले कोलार का प्रदेश दे दिया। और ये करके इसी समय जो है इसने मराठों को भी मिला लिया अपनी तरफ, और साथ ही साथ निजाम को भी अपनी तरफ मिला लिया। इस समय जो बंगाल में गवर्नर हुआ करते थे वो थे वेलरेस्ट। कौन थे? वेलरेस्ट। अब क्या करे भाई अंग्रेज? अब अंग्रेजों को भी गुस्सा आया। अंग्रेज सेनापति था जिसका नाम था जोसेफ स्मिथ। क्या नाम था? जोसेफ स्मिथ। इस जोसेफ स्मिथ ने 1767 ईस्वी में चंगमा, क्या चीज? चंगमा और त्रिनोमोली, है ना, तिरुवन्नामलाई, क्या नाम मिलता है? तिरुवन्नामलाई के युद्ध में हैदर और निजाम को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। तो ध्यान दीजिएगा, हैदर ने निजाम वे मराठों के साथ, निजाम वे मराठों के साथ कूटनीति से संधि कर ली। संधि कर ली। ठीक है, और अपने पक्ष में कर लिया। अपने पक्ष में कर लिया। ठीक है, मराठों को कुल 35 लाख की चौथ, 35 लाख की चौथ देने का वादा किया। ठीक है, अब इस 35 लाख में से ध्यान रखना कि 18 लाख तो उसने नगद दे दिए। क्या दे दिए? नगद दे दिए, और बाकी की राशि के बदले कोलार का प्रदेश दे दिया। ठीक है,
तो ध्यान रखना कि 18 लाख तो नगद दिए, वे बाकी के बदले कोलार का प्रदेश दिया, कोलार का प्रदेश दे दिया। अंग्रेज सेनापति जोसेफ स्मिथ ने सितंबर 1667 में, माफ करना 1767 में, 1767 ईस्वी में। ध्यान देना दो चीजें, क्या चीज ध्यान रखोगे, एक तो याद रखोगे चंगमा और दूसरा याद रखो त्रिनोमोली। चंगमा व त्रिनोमोली। त्रिनोमोली के युद्ध में हैदर व निजाम को पराजित कर दिया। हैदर व निजाम को पराजित किया। ठीक है, हैदर और निजाम को क्या कर दिया इसने, जोसेफ स्मिथ ने पराजित कर दिया था। क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। अगली बात समझ में। लेकिन लास्ट में अंग्रेजों की अंत में जो है, अंग्रेजों की अंत में क्या हुई, पराजय हुई। हैदर अली मद्रास पहुंचा। कहाँ पहुंचा, मद्रास पहुंचा। और 1769 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर स्मिथ ने मद्रास की संधि की। कौन सी संधि की, मद्रास की संधि की। ठीक है ना। और इसके तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र लौटा दिए। ठीक है, और साथ ही साथ एक दूसरे की शत्रुओं से रक्षा करने का क्या दिया, वचन दिया। क्या दिया, वचन दिया। आगे बात समझ क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रखना। अंग्रेजों को युद्ध के हर जाने के रूप में एक बहुत बड़ी रकम भी हैदर के द्वारा दी गई थी। ठीक है, करूर का क्षेत्र हैदर ने अपने पास में रखा। और वास्तव में ध्यान रखना कि हैदर अली ने ये जो संधि की थी, ये वस्तुतः इंग्लैंड के सम्राट उस समय थे जॉर्ज तृतीय, इस जॉर्ज तृतीय के नाम पर की थी। जबकि हैदर अली ने कंपनी के अस्तित्व को ही इसने क्या कर दिया था, नकार दिया था। ठीक है, लेकिन अंत में अंग्रेज पराजित हुए। अंग्रेज पराजित हुए। अंत में अंग्रेज क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे। आगे बात समझ क्लियर है। हैदर अली ने मद्रास तक के जितने भी क्षेत्र थे, ये सारे के सारे क्षेत्र जीत लिए थे। हैदर ने मद्रास तक के क्षेत्र जीत लिए। मद्रास तक के समस्त क्षेत्र जीत लिए। ठीक है, आगे बात समझ। इसी तरीके से एक तरीके से अंग्रेजों का इसने क्या किया है, दमन किया है। किसने, हैदर अली ने। आगे बात समझ क्लियर है। यहीं पर हम बात करते हैं मद्रास की संधि की।
मद्रास की संधि, ठीक है। कब? तो 1769 ईस्वी में। किसके मध्य? हैदर अली, कौन? हैदर अली वे मद्रास के गवर्नर कौन? स्मिथ। मद्रास के गवर्नर स्मिथ के मध्य। एक विशेष 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 इसमें बात याद रखना कि इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज तृतीय के नाम पर यह संधि की गई थी। ध्यान रखना कि यह संधि इंपोर्टेंट कर रहा हूं, यह संधि इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज तृतीय के नाम पर की गई। ठीक है, क्योंकि हैदर ने कंपनी के अस्तित्व को मानने से स्वीकार जो है मना कर दिया। हैदर ने कंपनी के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। हैदर ने जीते हुए समस्त क्षेत्र अंग्रेजों को लौटा दिए, और युद्ध के हार जाने के रूप में बड़ी राशि दी। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना है इसमें, क्या चीज? कि अंग्रेज और हैदर एक दूसरे के शत्रुओं के साथ में जो है एक दूसरे की शत्रुओं से रक्षा करने का क्या देंगे? वचन देंगे। ये बात भी हुई। ठीक है, अंग्रेजों को युद्ध के हार जाने के रूप में बड़ी रकम दी गई थी। ठीक है, और साथ ही साथ हैदर के पास में कुरूर का जो क्षेत्र था वो हैदर ने अपने पास में रखा। कुरूर का क्षेत्र हैदर ने अपने पास रखा। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है? कुरूर का जो क्षेत्र था वो हैदर ने अपने पास में रखा था। आगे बात समझ क्लियर है? देखो, बदनूर, सुंडा, केंद्रा, गुटी और सेरा, ये सारे के सारे हैदर अली ने जीते थे। नोट लगा के लिख रहा हूं, क्या चीज? कौन कौन से क्षेत्र जीते थे वो बता रहा हूं। बदनूर या बेदनूर, सुंडा, कौन सा? सुंडा। ठीक है, थोड़े से भाई तमिल दक्षिण के उधर के हैं, तमिल के नाम है तो अजीबोगरीब है। ठीक है, केंद्रा, गुटी, कौन सा? गुटी। ठीक है, इसके अलावा सेरा के क्षेत्र हैदर अली ने जीते थे। ठीक है, हैदर व अंग्रेजों के मध्य
हैदर व अंग्रेजों के मध्य एक दूसरे की शत्रुओं से, एक दूसरे की शत्रुओं से रक्षा करने की शर्त भी रखी गई। ठीक है कि यदि हैदर अली के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का कार्य होगा तो उसमें अंग्रेज उसकी सहायता करेंगे, और अंग्रेजों के ऊपर किसी भी चीज होगी तो ध्यान रखना कि उसमें हैदर अली क्या करेगा, सहायता करेगा। आगे बात समझ क्लियर है? तो ये सारी की सारी चीजें ध्यान रखना। विशेष रूप में हमने बात कर ली है किसकी, हैदर अली के बारे में। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की। केवल 4 मिनट का समय शेष है, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हम हमारी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट से 2 मिनट में मैं आप लोगों को देखिए, है ना, हमने बात कर रहे थे मैसूर की, और मैसूर की हमने प्रारंभिक बातें करी थी, किस प्रकार से जो है मैसूर के साम्राज्य का अस्तित्व में आया और किस प्रकार से हैदर अस्तित्व में आया। ठीक है, अगली बात में विशेष रूप से 1761, ठीक है ना, ये याद रखना, मराठा ब्राह्मण था जिसका नाम था खांडेराव, इसी की सहायता से ध्यान रखिए नंजराज को पराजित किया था। इसी नंजराज के सैनिक के रूप में अपना कार्यकाल स्थापित जो है प्रारंभ किया था किसने, हैदर अली ने, और श्रीरंगपट्टनम के ऊपर अधिकार कर लिया था और स्वयं क्या बन गया था, शासक बन गया था। एक याद रखना हलीबली का युद्ध, कौन सा, हलीबली का युद्ध। और साथ ही साथ याद रखना हमने बात कर ली प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के क्या क्या कारण थे और क्या क्या चीजें हुई, और कौन सी संधि, मद्रास की संधि विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों के साथ में नहीं की है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में नहीं की है, इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज तृतीय के साथ में की है, एक तरीके से उसके तत्वाधान में। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।